अब बताओ बाबू, सबसे पहले कि जो परिणामी हम लोग निकालने के लिए पढ़ रहे थे, उसका डाउट अभी भी है या उसमें एकदम साफ हो गया, एकदम क्लियर है? कहीं पे मामला फंसा? हालांकि हम वीडियो लेक्चर भी दे दिए थे तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आया होगा। तुम देखिए बाबू वीडियो, तुम लोग इधर देखने की जरूरत नहीं था, तुम लोग को तो क्लास में भी शायद समझ में आ गया हो, फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो देख लोगे। तुम लोग का बाबू एकदम साफ? कौन वाला? वो वाला साफ नहीं, समझने वाला साफ? गुड, गुड, गुड। हाँ सर एकदम साफ है, पता चला कुछ है ही नहीं पास में। चलो ठीक है। तो हम लोग अब तक परिणामी जान चुके हैं आर, और आर बराबर हम लोगों को मिल चुका है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है ना? अच्छा, इसी से हमको आर मैक्स भी मिला है। आर मैक्स कहाँ पे मिलता है? एट थीटा इज इक्वल 0 डिग्री पर। तो थीटा 0 डिग्री पर कॉस थीटा क्या हो जाता है बाबू? +1। और इसलिए आर मैक्स का वैल्यू हम लोगों को मिला था a प्लस बी, है ना? और उसी तरह से बाबू हम लोग निकाले थे आर मिनिमम। आर मिनिमम कब मिला था? एट थीटा इज इक्वल 180 डिग्री। गुड। और कॉस 180 डिग्री पे क्या चला गया था बाबू? -1। और -1 जाने के वजह से आर मीन का जो वैल्यू है a माइनस बी आया था। और दिशा निकालने के लिए हम tan अल्फा निकाल रहे थे, जो कि b बटा a निकला था, और अल्फा बराबर निकल कर आया था, यही था ना? यस सर। और ये वो स्थिति थी जब दो सदिशों को एक दूसरे के क्या बोल दिए थे हम? लंबवत, परपेंडिकुलर बोले थे। सही। और ऐसे तो हम लोग के पास फॉर्मूला भी मिल चुका है कि अल्फा बराबर tan इनवर्स b प्लस a साइन थीटा, ध्यान है, और a प्लस बी कॉस थीटा। अब वो डिपेंड करेगा कि कैसा अल्फा आप देख रहे हैं, थीटा कैसा है, वो तो बात की बात है। थीटा क्या था? थीटा क्या मान रहे थे? दो सदिश के बीच एक सदिश कौन था बाबू? वेक्टर a मान लिया गया, दूसरा सदिश वेक्टर b मान लिया गया। इन दोनों सदिश, इसको अगर हम बढ़ा लेते हैं तो इनके बीच में जो बाह्यता रूप से एंगल बन रहा है, न्यून कोण, छोटा वाला कोण, ये वही था, ये अधिक कोण होगा। सही है ना? ये सब बात हम लोग कर चुके हैं, ये सब चीज़ हम लोग क्लियर कर लिए, और इस उम्मीद के साथ कि घर पर भी आप इसको देख लिए होगे। सही है ना? आज हम लोग जानेंगे कंपोनेंट्स, सदिश के कंपोनेंट्स, सदिश के घटक। हेडिंग लगा लीजिए बाबू, ये होते क्या है, सदिश के घटक काम कैसे करते हैं, सब समझेंगे। हाँ वो हेडिंग लगा लो बाबू। हाँ, आराम से हड़बड़ाना नहीं है। तो सदिश के घटक क्या होते हैं? कंपोनेंट्स को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल के तहत समझेंगे कि घटक क्या चीज़ होता है। अब अगर बचपन में अगर छोटे रहे हो तो, हम लोग तो थे वैसे, तुम लोग रहे हो? नहीं बोलता नहीं। देख बाबू समझना। अच्छा एक और बात जानते हो, जितना भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना वेक्टर में, ये सब पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला है 11th-12th। ये सारी बातें बार बार यूज होंगी। सदिश के घटक निकालते हैं तो कई बार जब हम लोग पढ़ेंगे ना सदिश के घटक निकालने की बात, तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। देखो सपोज कि एक एंगल बना ऐसा, ये हो गया, कोई वेक्टर है, सपोज p है, वो नाम दे दिया, ये थीटा है, तो इसका क्या नाम होगा? तो हम बोलेंगे देखो ये हो जाएगा p cos थीटा। इसका क्या नाम होगा? p sin थीटा। फिर तुम्हारा मन होगा नहीं सर, कभी कभी देखते हैं यहाँ p sin थीटा है लिखा हुआ, यहाँ p cos थीटा लिखा, थीटा cos होगा sin होगा, ये क्यों होता है? दूसरा काहे होता है, ये भी तो बात है ना। वेक्टर ये हुआ, सदिश का नाम क्या है? p, और ये दोनों जो बना, एक क्षैतिज x के लिए, एक y के लिए, p cos थीटा तुम देखोगे लिखा हुआ। सही। और अगर तुम चीजों को नहीं समझते हो तो तुमको लगेगा सर कभी cos थीटा रहता है, कभी sin थीटा रहता है, कभी cos रहता है, कभी sin रहता है, क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट तुम्हारा साफ नहीं रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ये काम क्यों कर रहा है, और होते क्या है ये चीज, और ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका कॉन्सेप्ट अगर साफ करना है ना, तो 11th में ही हम लोगों को पढ़ने का है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या? सदिश के घटक, कंपोनेंट्स
ऑफ वेक्टर, सदिश के घटक। अब ये होता क्या है उसको समझिए, इसलिए हम उसको थोड़ा सा वहां पर बताया कि पहले आप समझ तो लीजिए कि आखिर है क्या। बार बार यूज करना होगा बाबू, बहुत बार इस्तेमाल चलता रहता है इसका फिजिक्स में, इसलिए हम सबसे पहले ना एक ब्लॉक बना रहे हैं। ऐसा वाला चीज हम लोग घर में ना बहुत खेलते थे, हम तो खेलते थे, आपका नहीं मालूम। ऐसे रस्सी से ऐसे बांध लिया और उसको आगे की ओर, इस दिशा में आगे की ओर खींच रहे हैं। कभी ऐसा हुआ गाड़ी वगैरह से बांध के ऐसे खींचने वाला? मतलब हम बचपन में बोलते रहे, बचपन में हम छोटे थे तो हम ऐसा काम करते थे। तुम लोग का नहीं मालूम है कि तुम लोग बचपन में कैसे, बचपन से तुम ऐसे हो बहुत सीरियस और बहुत जीनियस लोग, इसलिए तुम लोग ऐसा तुच्छ काम नहीं किए होगे। सर हमारे ज़माने में रिमोट गाड़ी आ चुका था, तो हम लोग आराम से बेड पर बैठ जाया करते थे, हेने होने दबाते थे, बढ़ जाता था ऐसा। लेकिन लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि अगर इस तरह का कोई ब्लॉक हो आपके पास, आप इसको आगे की ओर खींचना चाहते हैं, तो आप उसको नॉट करेंगे, रस्सी से बांधेंगे और उसको इस प्रकार से खींचेंगे। दिशा कौन सी है बाबू? ये, इस दिशा में खींचेंगे। सही है ना? सही है, यस सर। ये 36 तल है, ये जमीन हो गया बाबू, जहां पर आप खींच रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा जो जरूरी बात ये हुआ कि 36 तल पर अगर आप इस वस्तु को खींचना चाह रहे हो या खींच रहे हो, तो उसके लिए तुम देखोगे कि रस्सी एकदम सीधा रखना पड़ रहा है, ताकि यानी जमीन पर तुम भी ऐसे बैठे हो और इस प्रकार से उसको घसीट रहे हो। यही निकल कर आ रहा है ना? क्या सच में तुम किसी वस्तु को अगर खींचना चाहो बांध करके, तो तुमको भी जमीन पर घिसटना पड़ेगा, तभी ना तुम उसको, रस्सी को इस प्रकार से रख पाओगे। देखो तो ध्यान से, ये धागा, ये रस्सी जो बिल्कुल सीधा है, इसके लिए व्यक्ति को क्या होना होगा? जमीन के क्षैतिज एकदम होना होगा ना, तब ना वो बराबर बराबर खींच पाएगा। अगर हम इसको रस्सी से बांध कर खींचना चाहें, तो मेरा हाइट जब इतना है, तो जाहिर सी बात है ना कि वो ऐसा शेप बनेगा। देखिए, सही बोल रहे हैं क्या? जब हम रस्सी बांध करके किसी चीज को खींचना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से ऐसा बनेगा वो, ऐसा थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ। 36 तो होगा नहीं, और अगर आप 36 चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो वस्तु आपके हाइट के बराबर हो, ताकि आप उसको एकदम ऐसे खींच सकते हो, और नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? जमीन पर आपको घिसटना पड़ेगा, ताकि आप उसको, वस्तु को बिल्कुल उसके साइज के बराबर एकदम ऐसे रख सके, क्षैतिज चला सकें। दोनों बात समझ में आ रहा है? ये दोनों कौन सा वाला लगेगा हम लोग पर अप्लाई होगा, ये वाला कि ये वाला? सोच पा रहे हो? इसका मतलब तुम लोग भी बचपन में खेले हो ऐसा गेम, भले ना बोलो अभी, किए हैं ये चीज। और जैसे ही हम लोग इसको खींचना शुरू करेंगे ना, तो ये वस्तु कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बाबू। सही बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं क्या? जाहिर सी बात है यार कि आपके हाइट के वजह से ये वस्तु का अगला वाला हिस्सा उठ जाएगा और वस्तु घसटाते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। और इससे फायदा भी होता है, इससे फ्रिक्शन कम हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है, और घर्षण कम होने के कारण वस्तु आसानी से, बहुत ही सहजता से आपकी ओर खींचा सकती है। हो पा रहा है क्या ये चीज? अब तुम देखो बाबू, जब हम, अब हम आ जाते हैं, जब हम इस वस्तु को इस प्रकार से इस दिशा में खींच रहे होते हैं, तो इस वस्तु से खींच रहे होते हैं, तो इस वस्तु की दिशा चलने के लिए कहां होती है? इस ओर होती है, क्योंकि वस्तु कहां बढ़ रही है? आगे की ओर बढ़ रही है। सही कह रहे हैं क्या? हम वस्तु को खींच रहे होते हैं तो वस्तु जो है वो ऊपर की ओर जा रही होती है। देखो, जब हम वस्तु को अपने हाइट के बराबर खींच रहे होते हैं, हम तो खींच रहे हैं ऐसे, यानी हम ये खींच रहे हैं, ये हम हो गए, ये हम खींच रहे हैं। मेरे इस तरह से खींचने से, ये जो सदिश है, मेरे इस तरह से खींचने से इस सदिश के दो अलग अलग हिस्से में बंटवारा हो रहा है। कौन कौन से हिस्से में? एक, खींचने से वस्तु आगे की ओर बढ़ रही है, एक कंपोनेंट, और दूसरा, वस्तु का अगला वाला जो हिस्सा है ना, वो क्या हो गया? उठ गया है। दिख पा रहा है क्या? इसे ही बोलते हैं बाबू सदिशों के घटक। आ रहा है बात समझ में? सदिश किस प्रकार से अलग अलग हो गया। हम काम कौन सा कर रहे थे? क्या तुम ये वाला कर रहे हो? यहां पर तुम नहीं हो। क्या तुम ये कर रहे हो? यहां पे तुम नहीं हो। तुम तो अपना काम एग्जीक्यूट किए ये वाला, कि भाई रस्सी से इसको क्या कर देना है? खींच लेना है।
तुम ये काम कर रहे हो। जब तुम रस्सी से खींचने लग जाते हो ना, तब दो काम, एक काम दो भाग में बढ़ जा रहा है। कौन कौन सा बाबू? एक, वस्तु आगे की ओर चलना शुरू कर देती है, और जब वस्तु आगे की ओर चल रही होती है तो ये हो गया क्षैतिजता, और एक हो जाता है वस्तु का अगला वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाना, यानी ये हो गया ऊर्ध्वाधर या वर्टिकली ये ऊपर की ओर उठ जाती है। तो एक सदिश जो था ना मेरा ये वाला, उस एक सदिश के दो घटक बन जाते हैं। दिखा? हम लोगों को यही पढ़ना है आज का, सदिश के घटक एक्चुअल में हैं क्या। चलो इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। देखो ध्यान से, ये क्षैतिज तल है, कोई वाहन है बाबू, इस तरह से आता है बनाने के लिए वो गाड़ी। अच्छा, अच्छा बन गया है, कोई नहीं हंसेगा। देखो देखो, इस दिशा में हम जैसे अगर अगर गाड़ी का हम चारों चक्का को, अब बोलोगे दो चक्का कहाँ है, दो उस तरफ है। अगर गाड़ी के चारों पहिए को अगर हम क्षैतिज तल पर रख देते हैं, अगर जैसे ही चारों को रखेंगे तो ये जो रस्सी यहाँ है ना बाबू, वो रस्सी कैसे हो जाएगा? बिल्कुल पैरेलल, समांतर हो जाएगा। किसके? इस क्षैतिज तल के समांतर हो जाएगा। सही बात है। और उस रूप में इस गाड़ी को अगर आप खींचना चाहोगे तो उसके लिए आपको उस क्षैतिज तल पे क्या करना है? घसीटना होगा खुद को। आप उसके बराबर रहिएगा तब ना खींच पाइएगा। गाड़ी अगर इतना छोटा सा है तो आपको भी इसको झुकना होगा, और झुक करके इतने बराबर में आना होगा, तभी आप इसको खींच पाएंगे। यहां पर ऐसा कुछ है नहीं। तो आप देखो क्या कर रहे थे, अगर हम इस गाड़ी को इस दिशा में खींच रहे हैं तो मेरे लिए तो वेक्टर यही हो गया, ओ और पी नाम से अगर हम दे दें तो ये मेरा वेक्टर है। क्योंकि किस दिशा में खींच रहे हो सर? आप अपने हाइट के बराबर इस बैग को ऐसे खींचना चाह रहे थे। सही है ना? आई बोलेगी बहुत दिन से बैग के पीछे पड़े हुए हैं, टपैये लेंगे। ऐसे खींचना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे हम इसको खींचना चाहेंगे तो बैग का अगला वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? मेरे हाइट के वजह से ऊपर की ओर उठ जाएगा, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। दिख रहा है ये चीज? अब ये आगे उठ तो गया है यहां पर, तो इस वजह से एक कंपोनेंट्स हमको दिख रहे हैं, इस वेक्टर के वजह से क्या हुआ? गाड़ी का जो हिस्सा है वो ऊपर की ओर उठ गया। दिख रहा है क्या? एक चीज हुआ। दूसरा क्या है? हम अपने वेक्टर को ऐसे, हाथ ऐसे स्टैटिक है, ऐसे ऐसे लेके चल रहे हैं, ये जो उठा हुआ है अपने इन दोनों पहियों की वजह से वो पीछे पीछे चल रहा है मेरे। तो पीछे पीछे अगर वो चल रहा है तो उसकी गति की दिशा क्षैतिजता कैसी है? आगे की ओर है, एक्स एक्सिस की दिशा में है। ये जो आगे की ओर है, क्या हम ये कह सकते हैं कि एक वेक्टर जो मेरा बन रहा है वो आगे की ओर एक्स एक्सिस के लिए जा रहा है? एक वेक्टर क्या क्या बन रहा है बाबू? कहां जा रहा है? मेरे वाहन को ऊपर की ओर उठा रहा है। और ये दोनों चीज क्यों टूट पाया, किसके वजह से टूट पाया, वो हम यहां देख पा रहे हैं। बहुत खतरनाक बन गया, हम यहां पे देख पा रहे हैं। इस वेक्टर के वजह से हो पाया, जो हम खींच रहे हैं इसको। सही है क्या बात? ये मेरा एक्चुअल वेक्टर है, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, इसका नाम हम ए रख देते हैं बाबू, इसका नाम बी रख देते हैं। वास्तविक वेक्टर कौन है मेरा? ओपी, क्योंकि रस्सी वही है। तुम ऐसे समझो बाबू, फिजिक्स जो है उसके लिए अलग अलग थ्योरी नहीं होता है हर चीज़ के लिए। फिजिक्स को कई बार हम लोग दैनिक जीवन में खुद से सोच के देखो, ऐसा वाला, इसीलिए हम शुरू में बोला खेले हो कि नहीं खेले हो। नहीं खेलो तो अभी जाके खेलो, अभी जाके ये काम करके देखो। भाई रस्सी ऐसे पकड़ोगे तो ये तुम्हारा रस्सी हो गया। अब जाहिर जाहिर सी बात है कि हाइट तो तुमको होगा ना, रस्सी बच्चा का खिलौना कितना होगा उतना वहां पर गिरा हुआ है। अब रस्सी से इसको पकड़ोगे, आगे की ओर खींचना चाहोगे, स्ट्रिंग धागा जो है वो टाइट हो, तो जाहिर सी बात उसका अगला वाला हिस्सा उठ जाएगा। अगला वाला हिस्सा उठा किसके वजह से उठा? इस रस्सी के वजह से उठा ना। तो अगला वाला हिस्सा जब उठा तो इसका मतलब है कि यहां पर इस वेक्टर के वजह से एक घटक है जो इसको ऊपर की ओर उठा रहा है। वो कौन सा घटक है? तो उसका नाम है ओबी। ओबी का अपना नाम अभी हो जाएगा। कौन से घटक के कारण ये वाहन ऊपर की ओर उठ रहा है, उस घटक का नाम अभी हम लोग देखेंगे, फिलहाल वो ओबी है। और फिर ये वाहन आगे की ओर भी बढ़ रहा होगा, तो कौन से घटक के कारण ये आगे बढ़ता है? हम बोलेंगे ओ ए। नाम तो अभी ओ ए ही है, बाद में जो भी नाम पड़ जाए इसका। तो ये जो वेक्टर है ओपी, इस वेक्टर ओपी के जो दो घटक हैं उसमें से एक घटक ओ ए वाहन को आगे खींचता है, और एक घटक ओ बी वाहन के अगले वाले हिस्से को। आ रहा बात समझ में? इसलिए सदिश के घटक होने जरूरी हैं।
अगर सदिश के घटक नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चला कि ये वाहन को आगे कौन लेके जा रहा है दिशा में? वाहन का अगला दोनों चक्का उठ गया, कैसे उठ गया, इसके बारे में क्या बात करोगे? तो उसके लिए हमको ये समझ में आ गया। सही। अब यहां पर मैथमेटिकली कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है भाई? ऐसा करें, इसको अक्ष के रूप में नाम दे देते हैं। लाइक एक्स एक्सिस है तो उसको एक्स बोल देते हैं, ठीक रहेगा। और इसको वाई नाम दे देते हैं, क्योंकि ये वाई होता है ना, वाई नाम दे दिया। इस एंगल को कि क्षैतिज के साथ ये कितना एंगल पर है? थीटा एंगल पर है, ये नाम दे देते हैं इसको, ठीक। और यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं बाबू, इसको मिला देते हैं इससे, काम आएगा। हमको क्या फाइंड आउट करना है? वह कौन सा घटक है जो वाहन को आगे की ओर लेकर जा रहा है, दैट इज ओ एक्स। उसका घटक का नाम बताओ। वो कौन सा घटक है जो वाहन को ऊपर की ओर उठा रहा है, यानी ओ वाई, उसका भी नाम बताइए। ओ वाई निकालो या पी एक्स निकालो, एक ही बात है। ओ एक्स निकालो या पी वाई निकालो, एक ही बात है। सही बोल रहे हैं क्या? यही फाइंड आउट करेंगे अभी हम लोग। कैसे करेंगे? आधार निकालना है, आधार निकालना है, कॉस थीटा लगा देंगे। त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला, ट्रायंगल ओ पी एक्स में। अब इस ट्रायंगल में बाबू हम कौन सा एंगल देख रहे हैं 90 डिग्री पर गिरा हुआ है? ये वाला। क्यों 90 डिग्री पे गिरा है? क्योंकि हम बता रहे थे कि ये पी एक्स परपेंडिकुलर डाला गया है। सही है बात। तो अब यहां पर ट्रायंगल ओ पी एक्स में, ओ पी एक्स में कॉस थीटा पे चलना है। कॉस थीटा, क्योंकि जब जब बात आधार की होती है तो कॉस लेते हैं, परिणामी में बात हुई है ये चीज। और जब जब बात लंब की होती है तब किस में चलते हैं? साइन में चलते हैं। तो आ जाइए कॉस में, कॉस थीटा बराबर, थीटा ये है बाबू तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। ओ एक्स अपॉन कर्ण कौन हो गया बाबू? ओपी, यही ना होगा। अब इस वेक्टर, ये जो ओपी वेक्टर है, अगर इसका कोई नाम दे दो, लाइक ए, वेक्टर ए, कर्ण जिसको बोल रहे हैं, वेक्टर ए दे दिया, देखो क्या बना, कॉस थीटा। ओपी तो इससे मल्टीपल लग जाएगा, यानी ओपी कॉस थीटा बराबर ओ एक्स, और इसलिए ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ओपी की जगह पर ए आ जाएगा, और ये बन गया ए कॉस थीटा। कौन बन गया ए कॉस थीटा? ओ एक्स, यानी ये बन गया ए कॉस थीटा। तो बाबू ये बन गया, सही कह रहे हैं, सही है, ठीक। अगला काम उसी तरह से, अगर तुम साइन थीटा में चलो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कौन है बाबू? कर्ण कौन है बाबू? ओपी। तो क्या तुम पी एक्स बराबर ओ पी साइन थीटा लिख सकते हो? और पी एक्स अगर तुम निकालो तो ओपी की जगह पर ए हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। तो पी एक्स का वैल्यू क्या निकल गया? उसी प्रकार से ओ वाई का क्या वैल्यू निकल जाएगा? निष्कर्ष, लंब का घटक यानी वर्टिकली जो उसको उठा रहा है उस घटक का क्या नाम है? ओ साइन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा। और गाड़ी को, वाहन को आगे की ओर जो लेकर जा रहा है वो कौन है? ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा क्या है? क्षैतिजता के साथ जो स्ट्रिंग, जो धागा बनाए थे ना जिससे आप गाड़ी को खींच रहे थे, उस क्षैतिजता के साथ वो कितना के एंगल पर है? देखो थीटा, यही ना क्षैतिज है बाबू। क्षैतिज के साथ मेरा जो धागा है वो किस एंगल पर झुका हुआ है? थीटा एंगल पर झुका हुआ है। अगर थीटा का वैल्यू हमको मालूम हो, लाइक थीटा 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाता है? सॉरी 90 डिग्री, तो ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। यानी लंब में ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, चलो थीटा अगर 90 डिग्री होगा बाबू तो ये वेक्टर ए कैसा हो जाएगा? नहीं, इमेजिन नाम का तो चीजें नहीं है, थोड़ा सा सोच के देखो। ये है वो वाहन, ठीक, ये है वो वाहन, और ये है वो रस्सी। अभी हम क्या बोल रहे हैं? थीटा कितना डिग्री हो जाए? 90। थीटा 90 किसके किसके बीच में होगा? ये जो धागा है वो और क्षैतिज तल है उसके, दोनों के बीच में एंगल अगर 90 हो तो धागा कैसा हो जाएगा? अब अगर तुम धागा को, कोई ये बोतल है, इसका धागा ऐसे बांधा, ऐसे उठा दिया, ऐसे ऐसे उठा दिया, ऐसे उठाओगे तो क्या ये आगे चलेगा? सवाल ही नहीं है। तो अगर कैसे मालूम कि आगे नहीं जाएगा? तो भी है, अगर थीटा 90 डिग्री कर दो तो कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है बाबू? 0। तो a इंटू कॉस 0 दैट इज 0, कॉस 90 यानी 0, तो ये वैल्यू क्या हो गया? 0। यानी ओ एक्स दिशा के घटक क्या निकल कर आते हैं? 0।
मतलब आगे वाहन कभी नहीं जा सकती है। यहां देख लो साइन 90 वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी सिर्फ आपको एक ही घटक मिलेंगे और वो पूरा का पूरा घटक क्या होगा देख लो बाबू, ऊपर की ओर चला जाएगा, क्योंकि जो वेक्टर ए का वैल्यू होगा, जो वेक्टर ए का वैल्यू होगा वही इसका पूरा का पूरा ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो यहां पर जो वेक्टर ए है वही ए पूरा का पूरा यहीं मिल जाएगा, यानी पूरा का पूरा मैक्सिमम वैल्यू ऊपर की ओर उठने में चला जाएगा। है अब किसी वाहन को आप उठाना चाहते हो, कभी देखो तिरछा खींचते हुए उठाना होता है तो कैसे लगा देते हैं ना। अब इसको आगे की ओर नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ सकती आगे की ओर। क्यों नहीं आगे की ओर बढ़ी, ये आगे की ओर क्यों नहीं गई, क्योंकि हम बोलेंगे सर इसके जो क्षैतिज घटक हैं वो क्या नाम है उसका, ए कॉस थीटा, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, और ए कॉस थीटा का वैल्यू 0 है, इसका मतलब इस दिशा में जा ही नहीं सकती वाहन। क्यों नहीं जा सकती सर, इसके घटक निकालेंगे, वेक्टर का तुरंत घटक निकाल देना है। तो घटक निकालने के केस में सीखे हम, सीखे ये हैं कि अगर किसी सदिश को थीटा की ओर तुम मोड़ते हो तो वैल्यू क्या बन रहा है देखो कॉस थीटा, और अगर उस सदिश को थीटा के विपरीत मोड़ते हो देख सकते हो तुम, तो वो साइन के घटक में टूटते हैं। अब कभी भी कोई सदिश तुमको इस तरह से गिवन हो, कभी भी यहां पर थीटा लगा दिया, इसका नाम ए है, अब हम बोलेंगे कि ये अगर वेक्टर है तो इसके इस घटक का नाम बताओ, तुम बोलोगे तुरंत कि सर ये थीटा की ओर मुड़ गया, इसका मतलब ये कॉस थीटा होगा, और सर ये वाले लाइन का बताओ, तो सर ये वाला लाइन जो होगा ये ए साइन थीटा होगा, थीटा के विपरीत वाले में क्या लग जाता है साइन। चेक करके देखिए, देखो देखो थीटा यहां कर दिया, कोई दिक्कत, यही फोटो बाबू बना रहे हैं। ये क्या हो गया वेक्टर ए, अभी थीटा में इधर दे दिया है, किसका घटक तोड़ा गया बाबू, वेक्टर ए का। वेक्टर ए दिख रहा है तुम लोगों को, इसके दो घटक बने, एक घटक कौन सा बना है ओ से एक्स दिशा में, और एक घटक कौन सा बना है ओ से वाई। इस वेक्टर का नाम क्या है ओपी, वेक्टर का वैल्यू क्या है वेक्टर ए, जैसे कि आप देख रहे हैं कैपिटल ए के नाम से है। ये हुआ सदिश के लिए कि ओपी वेक्टर कितना है, तो बोलेंगे ए है ओपी वेक्टर, और उस ओपी वेक्टर के दो घटक टूटेंगे, एक क्या होगा क्षैतिजता जाने के लिए और एक ऊर्ध्वाधरता जाने के लिए, उदग्र रूप से जाने के लिए, सही है ना, जैसे यहां पे टूटे थे बाबू, दो घटक टूटे थे। अब हम इसको भी क्या करेंगे उसी प्रकार से लंबवत बनाएंगे, गिरा दीजिए, यहां भी गिरा दीजिए परपेंडिकुलर, और यहां भी गिरा दीजिए परपेंडिकुलर। देख बाबू सबसे पहले इस ट्रायंगल, थीटा यही है ना, यहां चलो ट्रायंगल ओ पी वाई में आ गए, फिर से वही चलेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा के सामने ये लंब होता है बाबू, तो ये आधार होगा होगा, तो कॉस थीटा यानी ओ वाई आधार बटा कर्ण, कर्ण कौन हो जाएगा ए, तो ओ वाई का वैल्यू क्या मिला बाबू, ओ वाई का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, इसका मतलब इसका वैल्यू भी क्या होगा, अभी जस्ट हम किए थे ना, यानी बिना अब बार बार आपको ये बनाना ही नहीं है, सीधे सदिश का घटक और थीटा की ओर अगर आपका सदिश बेंड हो गया तो वो कॉस का घटक बनाएगा, और थीटा के विपरीत अगर हो गया वो साइन के घटक में टूटेगा। और दूसरा वाला बाबू इस ट्रायंगल में चलोगे, ट्रायंगल में क्यों चलना है, इसको तो हम इसके बराबर ले आएंगे, यानी साइन थीटा चल लो, साइन थीटा बराबर, तो थीटा ये है तो लंब ये बनेगा, और कर्ण कौन बनेगा वही ओपी, तो ये हो गया ओपी का वैल्यू हो गया ए, तो यहां निकल गया बाबू ए साइन थीटा इज इक्वल पी वाई, तो पी वाई का वैल्यू क्या निकल गया, तो ये वैल्यू भी क्या हो गया टूट गए। अगर हम बोले कि अगर कोई वेक्टर ये कोई वस्तु हो, सपोज इस वस्तु को खींचा जा रहा हो ये ओपी दिशा के लिए, तो हम बोलेंगे इसको आगे बढ़ाने वाला घटक कौन है ए साइन थीटा, ऊपर उठाने वाला घटक कौन है ए कॉस थीटा, और थीटा का मान चेंज करके भी हम इसके घटक को चेंज कर सकते हैं। अब सही से नोट करने से पहले सही से बताओ कि कहां पर समझने में दिक्कत लगता है। नींद आने वाले के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग जागे हुए थे उनसे हम बात कर रहे हैं। देख लो दिन के 7 साढ़े 7 बजे भी नींद आ रहा है तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त देख लो सवाल करो। और ये काम हम लोग बार बार करेंगे जब जब हम लोग देखेंगे से विद्युतीय कोई भी सदिश राशि वाला काम करेंगे, यानी 75% हम लोगों का सिलेबस तो सदिश राशि पर काम करता है पूरा का पूरा,
अब वहाँ पर गए, तीव्रता पर गए, संवेग वगैरह पर जाओगे, कार्य वगैरह पर जाओगे, वहाँ भी सदिश मिलेगा और फिर उसके घटक निकालेंगे। और निकालना पड़ेगा आपको, ये वाला जो थोड़ा देर पहले ये जो बता रहे थे यही तो है। यहाँ भी आपको मिलेगा घटक। घटक निकालते हैं हम। घटक कैसे निकालते हैं? दो दिशा में निकलता है। किसी भी सदिश के दो घटक हो सकते हैं, और वो दो घटक कौन कौन से हो सकते हैं भाई? एक उसके लंबवत जा रहे होते हैं, एक उसके क्षैतिजता जा रहे होते हैं। बस यही काम समझना है बाबू। क्षैतिजता घटक को किस नाम से पुकारा जाएगा, लंबवत घटक को किस नाम से पुकारा जाएगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका वेक्टर कब थीटा की ओर मुड़ रहा है और कब थीटा के विपरीत हो रहा है। अगर आपका वेक्टर थीटा की ओर मुड़ता है तो वो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा का घटक लेगा। और अगर साइन की ओर जाता है, मतलब कि थीटा के विपरीत जाता है, तो वो साइन के शक्ल में हो जाएगा। समझ गए? अब अगली बार से जब मेरे पास क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग ये काम नहीं करेंगे। मेरे पास सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ये बिना इस कैलकुलेशन के हम करेंगे। थीटा की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा? ए कॉस थीटा। और ये वाला थीटा के विपरीत है, यानी ओ वाई थीटा के विपरीत है, तो ये क्या बना लेगा? बस इतना ही सिंपल रखना है, इससे ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन की आवश्यकता नहीं है। नोट कर सकते हैं? अब नोट कर लो। कंपोनेंट्स निकालने के लिए परसों के लेक्चर में पढ़ लिया था। कहां पर? जब हम बताया बाबू कि एक सदिश ए है, ध्यान दो बाबू, दूसरा सदिश बी है, बताए थे ऐसा। और इन दोनों ए सदिश को हम बोला था थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, तो यहां पर क्या बना दिए थे? थीटा। याद करो बाबू, इस बी का घटक अगर थीटा के पास गिरेगा तो ये क्या बन जाएगा? अगर आपको ध्यान हो, क्या वो बी कॉस थीटा था? ध्यान था। और इसके बाद बाबू यहां पर हम परपेंडिकुलर गिराए थे, ये क्या निकल कर आया था? अब ये कब निकल के आएगा बराबर? जब इधर रहा होगा बाबू। ये बी साइन थीटा निकल कर आया, इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी बी साइन थीटा रहेगा, तभी ना ये दोनों निकलेगा बराबर। क्या देखो तो ये वेक्टर कंपोनेंट वाला केस नहीं हो गया है? देखो जरा, हो गया है ना। यानी हम लोग इसको परसों पढ़ चुके थे, बस आज क्या किया गया? सिर्फ नाम दिया गया। बाबू ये वाला चीज जो, इसको ध्यान दो, आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश के घटक। अरे नहीं सर, ये तो आप परसों पढ़ा चुके हैं, अभी ध्यान आ गया। देख लो, कुछ अलग बात हुई थी क्या? अब बोलोगे सर परसों तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं डालते, तो अभी भी हम नहीं डाले यार, समझने के लिए बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा वेक्टर जो बी था वो थीटा की ओर मुड़ेगा तो बी कॉस थीटा, थीटा के विपरीत जाएगा तो क्या बन जाएगा? बी साइन थीटा। और इसके बराबर बी साइन थीटा ये वाला आया हुआ था परिणामी वाले केस में। सही बोल रहे हैं क्या? आगे बढ़ा जाए अब। तो हम लोग वेक्टर पढ़ चुके, अब हम लोग बार बार, कभी भी ऐसा रह गया बाबू किसी भी सदिश के लिए, सपोज ये वेक्टर क्या है? ए बी, ये क्या है उसका? थीटा। तो बताइए सर इसके क्षैतिज घटक क्या होंगे? क्षैतिज घटक क्या होंगे? ए बी कॉस थीटा। और इसके उदग्र घटक क्या होंगे बाबू? ये वाले ए बी साइन थीटा। दिमाग में सेट कर लीजिए इस बात को अच्छे से, बनाना नहीं है अब कुछ, इसको हम लोग ऐसे ही काम करेंगे, हमेशा ऐसे काम करेंगे। वेक्टर वाला काम कर रहे होंगे जो हम लोग फोटो बनाए थे अपने पिछले लेक्चर में, इस वाले में सीधे उतना साइन कॉस करने की आवश्यकता नहीं है। परपेंडिकुलर डाला, सीधे थीटा के ऐसे मुड़ा देना है, यहां पे लिख दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। अब इसके पैरेलल इसको अगर इधर मुड़ाओगे तो ये क्या बनेगा? बी साइन थीटा। तो इसके समांतर वाला भी बी साइन थीटा हो जाएगा। सीधे सीधे ऐसे बोलेंगे कि हम सदिश वेक्टर बी, इसका नाम क्या था? बी वेक्टर था ना। तो सदिश वेक्टर बी का घटक निकालने पर, घटक निकाल दिया तो दो घटक होते हैं, कौन कौन से? एक घटक क्या कहलाता है बाबू? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट घटक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल, उदग्र, उदग्र घटक, लंबवत घटक है ना, वर्टिकल। वो क्या बन गया? साइन के रूप में। मुश्किल सर? नहीं। और यही थीटा अगर अपने प्लेस को चेंज कर दे, यही थीटा अगर अपने प्लेस को चेंज कर दे बाबू, तो ये क्या बन जाएगा? वेरी गुड, हमको सिर्फ थीटा से मतलब है ना। और ये सही है ना। ए बी साइन थीटा कौन है? ये वाला जो लाइन है ना, ये बता रहा है ए बी साइन थीटा को। ये वाला जो लाइन है ना, ये किसको बता रहा है? ए बी कॉस थीटा को। ये तो भाई सिंपल सा ए बी वेक्टर है। ठीक, अब आगे बढ़ सकते हैं।
देखो यहाँ बाबू, ये वाला जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाला लाइन जो हो गया ये वाई एक्सिस हो गया, और ये लाइन जो है ये जेड एक्सिस। ये एक सदिश है बाबू, ये कोई वेक्टर है जिसका नाम क्या है, वेक्टर ए। अब ये ए वेक्टर अगर एक्स की दिशा में, एक्स के सामने से देखो यहां पर ए वेक्टर गिरता हो इस पॉइंट पर, इसका मतलब क्या होगा कि बिंदु ओ से इस दूरी को हम ए एक्स सूचित करने के लिए कह सकते हैं। मान लेते हैं कि ये x के सामने से कोई वैल्यू ले लें, लाइक 3 हो, तो ये 0 से लेकर यहां तक की लंबाई तो 3 मीटर की होगी, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की होगी, इकाई बोले तो 3 इकाई की दूरी होगी। उसको हम 3 ना लिख करके सिर्फ हम किस नाम से पुकार रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी x, तो ये पूरी दूरी क्या बोल दी है, a के लिए है तो ax है। वही दूरी बाबू, वही दूरी y के लिए क्या कहलाएगी, यहां से यहां तक की दूरी ए वाई कहलाएगी। सही कह रहे हैं क्या? और हम ये भी बात किया था कि एक्स एक्सिस की दिशा में एकांक सदिश ए एक्स क्या है, इसका परिमाण नहीं है 3 मीटर। 3 मीटर क्या है, वैल्यू है ना, केवल परिमाण है। तो ए एक्स केवल परिमाण हो गया, लेकिन किसकी दिशा में जा रहा है ये, एक्स की दिशा में। एक्स की दिशा के घटक क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर आई। एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर होते हैं आई, एकांक लिख सकते हैं। y की दिशा में ये जो ए वाई है, y की दिशा में इसको हम ऐसे बोल दें, इसी a का जो दूसरा घटक बना वो है ए वाई, किसकी दिशा में, y की दिशा में, तो j। और ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सही कह रहे हैं बाबू, ए एक्स और ए वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स और ए वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां ए एक्स तथा ए वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परिमाण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को। सही है ना। और आई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बाबू, एक्स अक्ष की दिशा को, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू, एकांक। एकांक चल रहा है, पहला कदम जो हम बता रहे थे, ये पहला कदम है एक्स की दिशा में, और जे जो है वो बता रहा है किसको, वाई की दिशा में पहला कदम, यानी ऊपर की ओर पहला कदम, दूसरा तीसरा ऐसे चलता हुआ। सही है बात यहां तक। इस तरह से अगर ये 3 डायमेंशन में हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि z से भी इसकी दूरी कुछ हो जाए, तो वेक्टर ए को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3D में, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ये चीज। ये किस में लिखा जाएगा बाबू, 3D में, 3 डायमेंशन में, जहां x भी यूज हो रहा है, y भी यूज हो रहा है और z भी यूज हो रहा है। यहां पर किसको, इसको कहां यूज किए बाबू, 2D में, 2 डायमेंशन में, जहां केवल x और y घटक हैं। यानी समतल वाला जो हम लोग ग्राफ पढ़ करके आए हैं ये उस पर काम करेगा, और ये वाले किस में काम करेंगे, 3 डायमेंशन में काम करेंगे। सही है। किसी भी सदिश का अगर हमको परिमाण निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो उस वेक्टर में कुछ नहीं करना है, उसके जो x घटक आए और जो उसके y घटक है दोनों को जोड़ दें, किसमें, 2D में। 3D के लिए कुछ नहीं करना भाई, तीनों को लिख देना है। ए एक्स ए वाई ए जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैल्यू को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ए एक्स का मतलब 3, मान लो ये 5 है, तो ए वाई का मतलब 5, मान लो जेड कुछ होगा यहाँ पे वैल्यू, तो ए जेड का वैल्यू कितना होगा, 2, ऐसा कुछ। तो परिमाण का वर्ग करके जोड़ देंगे तो, और रूट निकाल देंगे, तो क्या रिजल्ट निकल जाएगा, किसका रिजल्ट निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड किसका, पूरे के पूरे वेक्टर का, पूरे के पूरे वेक्टर का। इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखो बाबू, इसको उदाहरण से समझो तो शायद थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। लाइक एक वेक्टर ए है मेरे पास, वो है 2i प्लस 3j, इस तरह से कोई वेक्टर मेरे पास है। अब a जो है वो 2i 3j है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वेक्टर a जो है वो x की दिशा में 2 कदम चला है और y की दिशा में 3 कदम चला है, कहा जा सकता है।
और इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसको भी तो सिंबॉलिक किए थे ऐसे, ध्यान है किसी को, किए है ऐसा काम। और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अब अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर यानी के 3 का स्क्वायर। अब ये हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना हो गया अंडर रूट 13 यूनिट। देखो यहां पर कोई सदिश के लिए आई जे लगा, नहीं लग रहा। आई जे क्यों नहीं लग रहा, सोचने वाली बात है। तो सर आप ही तो बोले थे कि आई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, बोला गया है, तभी तो इसको यूनिट वेक्टर बोल रहे थे। इनका परिमाण 1 होता है, तो जे का जब आप निकालोगे परिमाण तो वैल्यू क्या हो जाएगा। उसी प्रकार से बाबू जब के का आप परिमाण निकालोगे तो वो वैल्यू भी 1 आ जाएगा। परिमाण कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके निकालते हैं, इसलिए हमको जरूरत नहीं है, हम सीधे 2D में ऐसे निकाल सकते हैं। अगर यही वैल्यू मेरा 3D में होता, माइनस का 3i प्लस का 2j माइनस का 2k ऐसा कुछ, तो इसका भी मैग्नीट्यूड हम लोग बहुत आसानी से निकालेंगे बाबू। अंडर रूट लगाएंगे, तीनों के परिमाणों का वर्गों का योग कर दो, यानी -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया 9 4 4 रूट 17 यूनिट। सही है क्या। यहां से हम लोग क्या निकालने के लिए सीख गए, परिमाण किसी वेक्टर का। परिमाण निकालना क्यों जरूरी है सर, परिमाण अगर मेरे पास होगा तो हम दिशा भी निकाल सकते हैं। और दिशा किसके वजह से निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर की वजह से निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है, क्योंकि सर आप बताए थे कि कोई भी वेक्टर v हमेशा अपने परिमाण और साथ ही अपनी दिशा से कंसीडर किया जाता है। हुई थी बात क्या हम लोगों के बीच जब हम यूनिट वेक्टर पढ़ाए थे। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। तो यूनिट वेक्टर को अगर हम निकालना चाहें सूत्र के द्वारा तो वो क्या निकलेगा, वेक्टर v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। देखिए भाई, तो एकांक निकालने के लिए मैग्नीट्यूड सीखना जरूरी है। बहुत भारी बात हो गया मैग्नीट्यूड में, नोट करो बाबू इसको। चलिए देखिए, इसका नाम है वेक्टर ए। देखो बाबू, ये एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इधर तो टूटेगा, ये कौन सा घटक कहलाएगा, क्षैतिज घटक। और ये वाई एक्सिस है बाबू, इधर कौन सा घटक कहलाएगा, उदग्र कहलाएगा, है ना। ठीक है, इस वेक्टर ए का अगर थीटा हम यहां दे रहे हैं बाबू, देख लो, तो यहां जो टूटेगा, यहां जो गिरेगा वो हो जाएगा ए एक्स। एक्स के लिए टूटेगा गिरेगा बोलेंगे तो बोलोगे कहां टूटा और कहां गिरा, एक्स पर काटा है, ये यहां पर, यहां जो गिरा ना बाबू, ये ए एक्स हो गया, ये वाला लाइन क्या हो गया, ए वाई हो गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अगर हम इस वेक्टर ए का बाबू इधर से आ जाएं, इधर आए, इस वेक्टर ए का एक घटक हम इधर गिराते और आएगा, तो सदिश का नाम क्या है, वेक्टर ए। तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आया, ए थीटा की ओर आएंगे तो ए कॉस थीटा। और उसी प्रकार से ए एक्स का वैल्यू क्या निकल कर आया है, ए कॉस थीटा। और उसी तरीके से ये जो वेक्टर ए है ये इस दिशा में आएगा वर्टिकली, तो इसका ये किस रूप में टूटेगा, ए साइन थीटा के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि ए वाई जो ब्रेक हुआ वो ब्रेक हुआ ए साइन थीटा के रूप में। यही दिक्कत अभी हमको आया, देख क्या बना रहे हैं हम, आया ये बात समझ में आया बाबू। यहां से यहां तक की दूरी है ए एक्स, जब वेक्टर ए को थीटा की ओर तोड़ेंगे तो ए एक्स कॉस थीटा नहीं होगा, वेक्टर का नाम क्या है ए। थोड़ा देर पहले हम इसको ए बी नाम दिए थे, तो थीटा की ओर जब गिराए थे तो नाम क्या इसका पड़ा था, ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर का नाम ना पड़ेगा, हम ये को देखना है अपने वेक्टर को। वेक्टर मेरा ए है, थीटा की दिशा में आएगा तो वो ए कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा। किसका वैल्यू ए कॉस थीटा आया, ए एक्स का। तो ए एक्स बराबर हम क्या लिख दिए यहां पर, ए कॉस थीटा। ये वाला वैल्यू यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, ए वाई, और ए वाई का वैल्यू क्या निकल कर आया बाबू, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। क्वेश्चन 1 और 2। अब आप बढ़ सकते हैं आगे, अब आप बढ़ सकते हैं आगे। ए एक्स का मान निकल कर आया है ए कॉस थीटा और ए वाई का मान निकल कर आया है ए साइन थीटा, घटक लिया गया है।
इसका नाम लिख दे बाबू, यहाँ पे ए वाई भी न है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए वाई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए एक्स है, वो भी लिख देना है कि ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा और ए वाई बराबर ए साइन थीटा। हो गया। अब समीकरण, दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ दो। समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, लिखो, हम नहीं हल कर रहे हैं, सिर्फ लिख दे रहे हैं हम, समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर वर्ग करके दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ करके वर्ग नहीं है, वर्ग करके जोड़ने पर बराबर हो जाएगा। ऐसा हुआ है क्या? सही हुआ है? अच्छा, क्या ये ऐसा हो सकता है? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। और क्या हम यहां पर इसको a बराबर ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट, देखो तो आया, वो बन गया। देख लो बाबू, ये वैल्यू आप लोग लाए हैं या नहीं लाए हैं? आया है ये चीज। अब यहां पर बाबू 2D में, थोड़ा देर पहले वाले स्लाइड में हम आपको यही चीज ना पढ़ाएं बाबू, और अगर यही चीज 3D में हो जाएगा, ये हुआ किस में बाबू? 2D में। और यही चीज अगर 3D में होगा तो ये अंडरस्टूड है कि a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, उसी प्रकार से जैसे अभी हम बनाए, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा बाबू, ए जेड का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया ना, यहां पर दोनों से कॉस स्क्वायर, ये नहीं समझ में आया बाबू? क्लियर हुआ ये चीज? तो छोटा मोटा बात है, बताएं क्या बाबू, बताया जाए ये चीज, हो गया है ना क्लियर? तो जब भी अब स्क्वायर लग गया बाबू, तो जब भी हम लोग परिमाण की बात करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, जितने भी अदिश घटक होंगे किसी सदिश में, सभी का स्क्वायर करके जोड़ देना है, रूट निकाल देना है, झमेला खत्म हो जाएगा। कर लो कर लो, नोट कर रहे हो गया है। प्रश्न लिखोगे, निम्नलिखित सदिशों के निम्नलिखित सदिशों के परिमाण निकालें। हाँ,
मिलाते चलो बाबू। है मिलाना भी है क्या इसमें? तो तुम लोग आई तो है, जे भी है, के है नहीं, के घटक इसके गायब है। आई तो है नहीं इसके पास, जे है इसके पास, के है इसके पास। देखिए तो बाबू, सही है। इनके पास आई नहीं है, इसका मतलब आई गायब नहीं हुआ है, बल्कि आई का घटक कौन है? जीरो। देखो ना, जीरो इंटू आई रहा, माइनस का जे है और प्लस का 3k है। तो आई का घटक क्या है? जीरो। इसका मतलब है एक्स एक्सिस की दिशा में कुछ नहीं चला गया, जे की दिशा में -1 यानी 1 कदम, लेकिन विपरीत है। के की दिशा में 3 कदम है, 3 इकाई हुआ ना बाबू, तो 3 कदम चला गया। इन सब सदिशों का, बी का बोलना नहीं है कि पी का परिमाण, ऐसे सिंबल लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, मॉडुलस जिसको बोलते हैं, मॉडुलस लगा देंगे ताकि वो सिंबल बन जाएगा परिमाण का। ये बन गया, परिमाण निकल गया। सही है बात? यहाँ देखो बाबू, 2D वाला ऐसा, जे और के है दिया हुआ, के दिया हुआ है, मतलब ये 2D नहीं हो रही है बात, 3D की बात हो रही है। और 3D का मतलब है आई, जे और के दोनों रिप्रेजेंट करना है। इसमें तुम केवल आई और जे के साथ रख सकते थे, के देने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ के दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये 3D की बात है स्पष्ट। और जो 3D की बात है उसके लिए तीनों आयाम देने हैं, यानी आप इसको चाहते तो इसको केवल आप ऐसे रूट में -2 का स्क्वायर, आई भी है और जे भी है, आई जे ठीक है, यानी एक्स और वाई है, जेड नहीं है क्योंकि 2D की बात हो रही है, लिख सकते थे। लेकिन जब के वाला हो दिया हुआ और आई एब्सेंट हो तो आपको आई भी प्रदर्शित करना पड़ेगा, क्योंकि 3D की बात हो रही है। समझ में आ रहा है बात? इस सदिश को अगर पढ़ना हो तो हम बोलेंगे एक्स की दिशा में 2 इकाई, वाई की दिशा में 1 और जेड की दिशा में 1 चला गया, लेकिन वाई और जेड की दिशा में विपरीत चला गया है। ठीक है बात? मुश्किल काम हुआ बाबू? कोई दिक्कत नहीं। ये क्या निकाल रहे थे अभी हम लोग? सदिश का परिमाण। सदिश के परिमाण के लिए ये वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो भी हम आपको अभी बता दिया। अगर सदिशों को जोड़ना हो, हेडिंग लगा लें बाबू, 2-2 मिनट का केस सही सब देख लो ताकि हम कल कुछ और पढ़ा सकेंगे। अगर सदिशों का योग या फिर सदिशों का अंतर करना हो, गुना वगैरह कल सीखेंगे, अगर हम लोगों को सदिशों का योग और अंतर करना हो तो देख ले बाबू क्या करते हैं। कोई सदिश हो वेक्टर ए, कैसे लिखा गया हो? ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के। और दूसरा सदिश हो वेक्टर बी, बी कैसे प्रदर्शित हो? बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के। देख ले बाबू, यहां देखो, दो सदिश कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किए गए हैं। ये पहला सदिश हो गया, ये दूसरा। और ये ए एक्स, ए वाई, ए जेड कुछ और नहीं होते, एक्स वाई और जेड की दिशा में चले गए भाग हैं, एकंक जिसको बोलते हैं, एकक बोलते हैं। उसी तरह से बी के लिए, अगर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना चाहते हैं तो आपको दोनों सदिशों को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। पहला सदिश प्लस जोड़ने के लिए बाबू इनके घटकों के हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे, और ये हो जाएगा ए जेड प्लस बी जेड इंटू के। ये हो गया प्लस वाला। और अगर माइनस वाला होगा, बाय बाबू, और अगर ये माइनस वाला होगा, हाँ क्या बाबू? अच्छा, के ब्रैकेट के अंदर चला गया। हाँ बाबू, बाय बाय, भागो जल्दी से। अब ठीक है। और माइनस वाला अगर होगा ना तो ये घटेगा ना, ए एक्स में बी एक्स जाएगा, तो ये हो गया ए एक्स में बी एक्स घटेगा जो आई वाला घटक है, प्लस ए वाई में बी वाई घटेगा, तो ए वाई माइनस बी वाई, किसके लिए? जे के लिए। ए जेड में
बी जेड घटेगा, और ये किसका घटक बनेगा, के का। ये है मैथ। एक मिनट बाबू, हमको इस पर मैथ को बनाने दो। अगर ए वेक्टर हो जाए माइनस का आई प्लस का 2j और माइनस का के, और बी वेक्टर हो जाए कुछ ऐसा माइनस का 2i, जे मत रखते हैं, और 3k कर देते हैं। हम लोग निकाल रहे हैं किसको, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को। तो इसके पद आपस में घटेंगे, यानी ये हो गया -1 माइनस बी एक्स की जगह पे कौन बैठा हुआ है, माइनस का 2i। ये हो गया ए एक्स की जगह पे कौन है बैठा हुआ, -1, और बी एक्स की जगह पे कौन है बैठा हुआ, -2, और ए एक्स माइनस बी एक्स हो गया, प्लस ए वाई की जगह पे कौन बैठा हुआ है, +2, और माइनस उसमें से बी वाई घट जाएगा, जो है ही नहीं यहां पर, जे घटक नहीं है, तो वो वैल्यू क्या हो गया, 0। ये बन गया जे। और तीसरा वाला है के, तो ए जेड वाला वैल्यू कितना है, -1, माइनस का 1, और माइनस यहां पर वैल्यू है प्लस का 3, तो वो वैल्यू हो गया प्लस का 3, और ये लगा दीजिए के को। अब रिजल्ट मेरे ख्याल से आ जाएगा, ये आई हो जाएगा, यहां से प्लस का 2j हो जाएगा, और यहां से 3 -1 यानी माइनस का 4k हो जाएगा। क्या पता चला बाबू, यहां माइनस प्लस नहीं है, बल्कि घटकों के बीच में प्लस माइनस हो रहा है। इसको हम मिटा देते हैं यहां पर, दिक्कत है ना। ये देखो ऐसा हुआ है, केवल घटक ए एक्स में से बी एक्स घट गया, ए एक्स में से बी वाई ए वाई में से बी वाई घट गया, और ए जेड में से बी जेड घट गया। ये इसको नोट करो, माइनस वाला। हाँ बाबू, ये माइनस वाला है यहां से। वो होमवर्क है, इसको अभी बना लीजिए बस, उसके बाद घर जाइए अपना आराम से। देखो तो बाबू, प्लस वाला ये आया आपको, आया ये वाला प्लस वाला, ठीक। अब माइनस वाला बनाओ, हम भी बनाते हैं, तुम अपना बनाओ, हम अपना बनाएंगे। जहां प्लस था, देखो सिर्फ बीच में ए एक्स माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी वाई, और ए जेड माइनस बी जेड, जहां प्लस है वहां माइनस कर दिया। रिजल्ट आया इसका 5, प्लस हो गया
ये हो गया माइनस का। ये एक नोट करने से क्या होगा ना, घर पे आप जाकर एकदम आराम से आप बना सकते हैं। हाँ सवाल करना है बाबू, कोई सवाल रहा? ये वाला देख रहे हो ना, ए एक्स माइनस बी एक्स, अभी हम आपको लिखवाया था। यहां देखो ए वाई माइनस बी वाई, क्योंकि ए एक्स बी एक्स थोड़ी चेंज होगा बाबू। ए एक्स का वैल्यू इसका क्या है, ए वाई का वैल्यू क्या है, ए जेड का वैल्यू क्या है। यहां देखो बी एक्स का वैल्यू क्या है, बी वाई का वैल्यू क्या है, और बी जेड का वैल्यू क्या है। ये कभी चेंज नहीं होगा। जो चीज चेंज होगा प्लस के केस में इन दोनों के बीच में प्लस करते चलो, और माइनस के केस में इन दोनों के बीच में माइनस करते चलो, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ वैसी है। आप उसको बना लीजिएगा, यही आपका होमवर्क रहा। इसको अगर नहीं समझ में आया नोट कर लो बाबू, शायद घर पे जाकर थोड़ा सा गौर फिक्र कीजिए। अगर कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिए।